स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है पॉइंट वाइज, सब सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी होता है, क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी क्यों होता है। आप जानते होंगे ज़्यादातर परागण जो होते हैं वो पर परागण ही होते हैं। तो ये पौधे के लिए क्या उपयोगी होते हैं, कैसे पौधों के लिए ये यूजफुल होते हैं? तो प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, मतलब पर परागण के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होंगे उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, मतलब उन पर रोग जल्दी नहीं लगेगा। और जो पर परागण के द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं वो जैव विकास में सहायक होते हैं। क्यों जैव विकास में सहायक हैं? क्योंकि इनके द्वारा नई नई जातियां बनती हैं। पर परागण के द्वारा ही नई जातियां बनती हैं, और अगर नई जातियां बनेंगे तो जैव विकास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उन्मील परागणी पुष्प क्या होते हैं? इन्हें हम चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो उन्मील परागणी पुष्प या चैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये खिले हुए पुष्प होते हैं। मतलब जो सामान्य पुष्प हैं, सामान्य पुष्पों की तरह इनमें भी मतलब परागण की प्रक्रिया होगी, तो ये सदैव खिले हुए होते हैं। इनमें स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। वहीं अगर बात करें अनुन्मील्य परागणी पुष्प की, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर की, तो ये पुष्प सदैव बंद होते हैं और इनमें सदैव स्वपरागण होगा। भाई बंद है तो स्वपरागण संभव ही है, पर परागण हो नहीं पाएगा। इसका उदाहरण कनकौआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये क्या होते हैं। तो चैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये खिले हुए पुष्प होते हैं, इन पर परागण भी हो सकता है और स्वपरागण भी हो सकता है। वहीं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो सदैव बंद होते हैं और इनमें सदैव स्वपरागण ही होगा, इनमें पर परागण की संभावना नहीं रहती है। इसका उदाहरण कनकौआ है। अच्छा, अब यहाँ पर परिभ्रूण पोष की परिभाषा दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ये क्या होता है? कुछ बीजों में बीजांड का, बीजांड आप जानते होंगे, कुछ बीजों में बीजांड का बीजांड काय, मतलब बीजांड का जो शरीर रहता है पूरा, इसको इंग्लिश में न्यूसेलस कहते हैं। यह एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है। ठीक, मतलब बीजों में एक पतला आवरण के रूप में शेष रह जाता है। कौन? बीजांड काय। तो जब बीजांड काय बीजों के ऊपर पतले आवरण के रूप में बचा रह जाए तब इसको हम कहते हैं परिभ्रूण पोष या पेरिस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल काली मिर्च है। अच्छा, भ्रूण पोष क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या होता है? तो भ्रूण पोष नाम से इंडिकेट हो रहा है भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक। ठीक, द टिश्यू व्हिच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, इसको हम एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष कहते हैं। और ये कैसा होता है? त्रिगुणित तो होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। कब बनता है ये? तो द्विनिषेचन के फल स्वरूप बनता है। याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप बनता है। अच्छा, भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? तो भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो कि कैप्सेला में मिलता है, कोशिकीय भ्रूणपोष जो कि विलार्सिया में मिलता है, और हिलोबियल भ्रूणपोष जो कि एरीमुरस पर मिलता है। तो याद रखना, इन पॉइंटों से आपका दीर्घ प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। परागकण क्या होते हैं? परागकण, इन्हें हम अंग्रेजी में पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात अगुणित होते हैं, और इनकी बाहरी परत एक्साइन की बनी होती है। मतलब बाहरी परत जो होती है उसे एक्साइन कहते हैं और भीतरी परत को इंटाइन कहते हैं। चाहे तो आप एक्साइन को बाह्य चोल कह सकते हैं और इंटाइन को अंतःचोल कह सकते हैं। अच्छा, बाहरी परत काहे की बनी होती है? तो बाहरी परत जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक, और जो इंटाइन होती है अंदर वाली परत वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब है स्व अयोग्यता क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी। स्व अयोग्यता मतलब
जब पराग कणों का अपने ही पुष्प पर अंकुरण ना हो तब इस घटना को हम स्व अयोग्यता कहते हैं। मतलब स्वयं में वो अयोग्य पुष्प, काहे के लिए कि उस पर पराग कणों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसको हम स्व अयोग्यता कह देते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बैगिंग क्या है? विपुंसित पुष्पों को थैलियों से ढक देना। विपुंसित पुष्प क्या होते हैं? जिनसे मेल पार्ट काट करके अलग कर दिया जाता है, ऐसे पुष्पों को विपुंसित पुष्प कहते हैं। और इनको थैलियों से ढक देना ये बैगिंग कहलाता है या बोरा वस्त्रण कहलाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि अनावश्यक परागकण वहां पर ना आने पाए। ठीक, तो इसलिए बैगिंग या बोरा वस्त्रण कर दिया जाता है। और ये आप समझिए कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की एक प्रक्रिया है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है। तो लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? तो गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं, इसको हम मेगा स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। अच्छा, अब क्या है, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि पीढ़ी एकांतरण का मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना। तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का एकांतर क्रम में आना, मतलब स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन का अल्टरनेट क्रम में आना, यह पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? मतलब किस स्थिति में पर परागण होगा? तो अगर पुष्प एक लिंगी है तब आप समझिए कि पर परागण ही होगा, स्वपरागण हो नहीं पाएगा। स्वबंध्यता है अगर उसमें, ठीक, स्वबंध्यता, स्वबंधता का मतलब अपने में ही उसके परागकण अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं अपने ही वर्तिकाग्र पर, तब फिर क्या होगा? पर परागण ही होगा। और भिन्न काल पक्वता, मतलब नर और मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, तब भी स्वपरागण नहीं हो पाएगा, पर परागण ही होगा। ठीक, तो पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो हैं वही स्वपरागण रोकने के लिए युक्तियां हो जाती हैं। तो यहां से डबल क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, ये हैं। अब यहीं से प्रश्न आ जाए कि स्वपरागण की रोकने की युक्तियां बताइए। तो ये युक्तियां लिखी हुई हैं, जो पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं वही स्वपरागण को रोकने के लिए युक्तियां हो जाती हैं। ठीक, पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। अगर माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार से पराग नली जा रही है तो हम इसको पोरोगैमी कह देते हैं या बीजांड द्वारी प्रवेश कह देते हैं। अगर इंटेगुमेंट या अध्यावरण से पराग पालन ट्यूब की या पराग नलिका की एंट्री हो रही है तो इसको हम मीसोगैमी कह देते हैं। ठीक, मीसोगैमी। और अगर पराग नलिका का प्रवेश चलाजा से या निभाग से हो रहा है तो इसको हम चलाजोगैमी कह देते हैं या निभाग प्रवेश कह देते हैं, मतलब निभाग द्वारी प्रवेश कह देते हैं कि निभाग की तरफ से प्रवेश हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है? ये नया क्वेश्चन है, पूछा गया है बोर्ड में। तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 होती है। आभासी फलों के उदाहरण कौन से होते हैं? तो आभासी फलों या कूट फलों के उदाहरण सेब और नाशपाती होते हैं। अच्छा, क्यों इनको आभासी फल कहते हैं? क्योंकि इनका विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से होता है। खास तौर पर सेब और नाशपाती का विकास पुष्पासन से होता है। ठीक, मांसल फल क्या होते हैं? तो मांसल फल आप समझते होंगे जिनमें गूदा ज्यादा होता है। ठीक, जिनमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति को हम अलग अलग कर सकें, वो क्या है? मांसल फल हैं। तो लिखा है फल भित्ति सरस तथा मांसल होती है। ठीक, और फल प्रकीर्णन में सहायक होते हैं।
मतलब जो मांसल फल होते हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है। क्यों? अगर मांसल फल हैं तो उनको खाया जाएगा, उनकी जो गुठली बचेगी उसको फेंक दिया जाता है इधर उधर, तो वो अंकुरित हो जाते हैं वहाँ पर। तो फल के प्रकीर्णन में ये मांसल फल ही सहायक होते हैं। मतलब जो फल है प्रकीर्णन में सहायक होता है। ठीक। बीज प्रकीर्णन की विधियां कौन सी होती हैं? ये भी नया क्वेश्चन है। बीज प्रकीर्णन की विधियां कौन सी होती हैं? तो बीज का प्रकीर्णन दो प्रकार से हो सकता है। यहीं पर अगर कह दें कि फलों के प्रकीर्णन की विधियां बताइए, तब भी इसी प्रकार से कर सकते हैं आप। वायु द्वारा प्रकीर्णन होगा, आर्किड में ऐसा मिलता है। जल द्वारा प्रकीर्णन हो सकता है, कमल में मिलता है, नारियल में मिलता है। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन हो सकता है, जिरेनियम में मिलता है। ठीक। लठजीरा, आपने नाम सुना होगा, लठजीरा में जंतु द्वारा प्रकीर्णन होता है। अच्छा, अब अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है? तो बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिकाएं जब भ्रूण का निर्माण कर देती हैं तो इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी बोला करते हैं इसको। असंगजनन को खोजा किसने है? तो असंगजनन को विंकलर ने खोजा है। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, नए क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले बोर्ड के लिए। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल तो ये है कि बीज पत्र के नीचे का जो भाग होता है वो हाइपोकोटाइल कहलाएगा, और बीज पत्र के ऊपर का जो भाग होता है उसको बीज पत्रोपरिक कहते हैं, नाम के आधार पर। थोड़ा सा और कठिन करते हैं। तो मूलांकुर तथा बीज पत्र के मध्य का भाग, अब मूलांकुर नीचे की तरफ होगा, तो मूलांकुर और बीज पत्र के मध्य का भाग, तो आप समझ सकते हैं कि बीज पत्र के नीचे ही तो है वो भाग। तो मूलांकुर और बीज पत्र के मध्य का भाग जो होता है वह हाइपोकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल क्या होगा? प्रांकुर और बीज पत्र के मध्य का भाग। अब आप समझ सकते हैं, प्रांकुर ऊपर होता है, बीज पत्र, बीज पत्र और प्रांकुर के मध्य का भाग, अर्थात बीज पत्र के ऊपर तो वो भाग हुआ ही, तो प्रांकुर और बीज पत्र इन दोनों के मध्य का भाग जो होगा वो एपिकोटाइल कहलाएगा। ठीक। अच्छा, स्वपरागण रोकने की युक्तियां क्या हैं? अभी ऊपर हमने बताया कि जो पर परागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां होंगी वही स्वपरागण रोकने की युक्तियां होती हैं। तो एक लिंगता, भिन्न काल पक्वता और स्व अयोग्यता, ये क्या होते हैं? स्वपरागण को रोकने की युक्तियां हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।